हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू कम ऑन द केसी सीरीज ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। और आज है हमारा लेक्चर नंबर सेकंड, चैप्टर चल रहा है हमारा 16। और आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो बेसिकली हम आज बोन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं और डिटेल में देखेंगे और उनके स्ट्रक्चर, जो बोन का स्ट्रक्चर है उसकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे और लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में कह रहा है कि बोन्स आर द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। बोन जो है वो एक हार्ड लिविंग स्ट्रक्चर है। टफेस्ट यानी हार्ड, हार्ड लिविंग स्ट्रक्चर। इसे लिविंग स्ट्रक्चर क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए क्योंकि जो बोन्स होता है, ये बोन्स जो है वो लिविंग सेल का बना हुआ है, इसीलिए इसको जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल। तो आगे ना बात के मुख्तलिफ सेल का ही बना हुआ है। बोन ऑफ स्केलेटल सिस्टम डिफरेंट इन साइज एंड शेप। जो बोन होती है, स्केलेटल सिस्टम के जो बोन्स होती हैं, ये साइज में और शेप में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख ले, आपकी रिब्स केज की जो है बोन है, या आपकी जो है वो ट्रेकिया की बोन है, इनकी साइज और शेप क्या है? डिफरेंट है। एंड सिमिलर इन दियर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फंक्शन, यानी उनकी कंपोजिशन जो है, यानी जैसे ट्रेकिया की बोन या रिब्सकेज की जो बोन है, उनकी कंपोजिशन तो सिमिलर है, स्ट्रक्चर फंक्शन डेवलपमेंट उनकी सिमिलर है, पर उनकी साइज और शेप जो है वो चेंज होती है। ठीक है, the major portion of bone is formed by collagen fiber and different types of cell, while other components include minerals and 10 to 20% of water। कह रहा है कि इसकी कंपोजिशन में जो मेजर पोर्शन आता है, बोन की फॉर्मेशन में जो मेजर पोर्शन आता है वो कोलेजन फाइबर का आता है। कोलेजन फाइबर एक किस्म का फाइब्रस प्रोटीन है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और मुख्तलिफ सेल्स आ जाते हैं, सेल के टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। उनको हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। तो ये सारे जो है वो बोन 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 की कंपोजिशन में आ जाते हैं, बोन को फॉर्मेशन में आ जाती हैं। कुछ मिनरल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है। ठीक है, तो ये मिनरल्स भी आ जाते हैं 10 to 20%, और वाटर भी आ जाता है। ठीक है, कोलेजन इज द fibrous protein strengthening bond with calcium upon calcification and ossification। तो ये जो कैल्सिफिकेशन एंड ओसिफिकेशन प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अ, जो है वो बोन को वो स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ठीक है, किसकी मदद से? कैल्शियम की मदद से बोन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और कैल्शियम ये जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो कैल्शियम की मदद से बोन को जो है वो हार्डनेस दी जाती है, उसको सख्त और मजबूत बनाया जाता है। ये कौन देता है? कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, उसे जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। अ लॉन्ग बोन हैज अ थ्री डिस्टिंक्ट रीजन। एक लॉन्ग बोन जो होती है, बेसिकली उसके अंदर तीन रीजन होते हैं। कौन से? टर्मिनल रीजन, टर्मिनल रीजन आर कॉल्ड एपिफाइसिस। जो टर्मिनल रीजन है उसे एपिफाइसिस कहा जाता है। मिडल रीजन इज कॉल्ड डायाफेसिस। मिडल रीजन को डायाफासिस कहा जाता है। एंड बिटवीन बिटवीन मिडल एंड टर्मिनल रीजन, जो टर्मिनल और मिडल रीजन के बीच में जो होता है ऐसा, उसे मेटाफाइसिस कहा जाता है। और मेटाफाइसिस दोनों एंड पे मौजूद होता है। और अब देखते हैं कि कह रहा है द एपिफाइसिस इज अ कैंसिलस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। यानी एपिफाइसिस जो हिस्सा है, उसको वो एक स्पंजी पार्ट है, वो कैंसिलस बोन भी कहा जाता है उसे। ठीक है ना, वो स्पंजी है, सॉफ्ट है। ठीक है, थोड़ा। इट हैज अ स्मॉल वेट बियरिंग क्रॉस लिंक्ड रीजन्स कॉल्ड ट्रेबिकुलाई। तो इसीलिए ये इसके अंदर कुछ रीजन जो है वो होता है, क्रॉस रीजन होता है, उसको ट्रेबिकुलाई कहा जाता है, इसीलिए इसको ट्रेबिकुलाई बोन भी कहा जाता है। ठीक है, इस हिस्से को, एपिफाइसिस को। तो एपिफाइसिस इज फिल्ड विद रेड बोन मेरो। और उसी ट्रेबिकुलाई में जो है वो एपिफाइसिस के अंदर जो है वो बोन मेरो मौजूद होता है। उस वो कौन सा बोन मेरो होता है? रेड बोन मेरो होता है। और आप लोगों को पता है रेड बोन मेरो जो है वो हेल्प करता है रेड रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने में, यानी ब्लड सेल्स को जो है वो मेकिंग में जो है वो काम आता है रेड बोन मेरो।
which produce 20% blood cells that form about 20% of the total mass of the skeleton, यानी skeleton का total mass 20% ऑफ जो है वो यही बनाते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं आगे, पर आगे स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं इस बोन को। ठीक है, तो ये बोन को स्टडी कर लेंगे तो ये हमें आगे हेल्प करेगा अ, अ, इस चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर ऑफ द बोन देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, एक लॉन्ग बोन है, तो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो होता है, और नीचे नीचे वाली साइड ये वाला जो पार्ट जो है, इसे कहते हैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। क्या कहते हैं इसे? आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज ये किस लिए होता है? ये फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल होता है। ठीक है, इस हड्डी को मसल से अटैचमेंट टेंडन के जरिए जो है वो टेंडन के जरिए ये अटैचमेंट करवाता है जो है मसल से, तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं इसे। ठीक है, अब ये जो वाला हिस्सा है, अब ये देखें, ये वाला हिस्सा जो है बोथ एंड पे, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ऊपर वाला ये हिस्सा, तो अपर वाला हिस्सा जो ये वाला है, इस हिस्से को कहा जाता है प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। ठीक है, और जो नीचे वाला है उसे कहा जाता है डिस्टल एपिफाइसिस। ठीक है, तो दोनों को ही बेसिकली कहा जाता है एपिफाइसिस। ऊपर वाले को प्रॉक्सिमल और नीचे वाले को कहा जाता है डिस्टल एपिफाइसिस। अब एपिफाइसिस क्या है? एक कैंसिलस या स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन है। ठीक है, क्या है? इसके स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन है। ठीक है, और इसके अंदर क्या मौजूद होता है? रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो मौजूद होता है। ठीक है, अब जो ये दूसरा जो ये बीच वाला जो बड़ा है लॉन्ग पार्ट जो होता है हड्डी का, उसे जो है वो डायाफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफाइसिस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ही अब देखें, जो ये वाली लाइन होती है इन दोनों के बीच में, सॉरी, एपिफाइसिस और एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बिटवीन जो है वो हमारे पास एक और पार्ट मौजूद होता है जिसे कहते हैं मेटाफाइसिस, और ये दोनों क्या है? मेटाफाइसिस कहते हैं। ठीक है, इन्हों हम मेटाफाइसिस कहते हैं, ये मेटाफाइसिस का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही है, दिस इज अ एपी एपीफाइजल लाइन। ठीक है, एपीफाइजल लाइन क्या है? ये एक ऐसी लाइन है जो ये प्लेटिलेट्स होते हैं, जो प्लेटिलेट होती है यहाँ पे, ये जो मौजूद होती है पहले डायाफिसिस के अंदर यहाँ पे मौजूद होती है। जब बच्चा होता है, न्यू बॉर्निंग होती है, तो वहां पे जो है ये काम आती है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है इस लाइनिंग का? ये पहले डायाफाइसिस के अंदर मौजूद होती है, ये ग्रोथ में हेल्प करती है। किसमें? ग्रोथ में। तो जब वक्त के हिसाब से उम्र बढ़ जाती है तो ये जहाँ से खत्म हो जाती है, और ये मेटाफाइसिस के पार्ट यानी इस पार्ट में आ जाती है, और फिर ग्रोथ जो होना जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये था इसका। अब देखते हैं कि ये दूसरे दूसरे हमें इसके कौन कौन से पार्ट समझने हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो ये वाली लाइन होती है, बिल्कुल ही डायाफाइसिस के थोड़ा ही अंदर देखेंगे आप, यहाँ पे आएगी जो क्रॉस लिंक्ड ये लाइन आएगी, यहाँ पे एक कवरिंग होगी, और उसे हम कहेंगे पेरीओस्टियम। ठीक है, क्या कहेंगे हम? पेरीओस्टियम, जो कि पेरियोस्टियम जो कि आउटर कवरिंग है। ठीक है, और अंदर वाली इनसाइड वाली जो कवरिंग होगी हड्डी की, ऑस्टियम की, ऑस्टियम यानी बोन। ठीक है, उसको हम एंडोऑस्टियम कहते हैं। ठीक है, और डायाफासिस एक हार्ड बोन होती है, सख्त होती है, स्पंजी पार्ट नहीं है, तो इसे कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर एक मेडुलरी कैविटी होती है। मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है? येलो बोन मेरो मौजूद होता है। क्या होता है? येलो बोन मेरो। ठीक है, तो ये रही हमारे पास पेरियोस्टियम। ठीक है, जो हमने बताई थी आपको, पेरियोस्टियम जो फर्स्टली ये वाली जो लाइनिंग आ रही है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास आर्टरीज, वेन्स वगैरह, या जो है हमारे पास नर्व्स वगैरह जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, ये वाली। तो
इस स्ट्रक्चर को आपने समझा। अब ये स्ट्रक्चर जो है हमें हेल्प करेगा आगे अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे की रीडिंग। तो हमने जो है वो यहाँ तक रीडिंग कर ली थी, अब हमारा आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ डायाफाइसिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल बोन। हमने अभी भी डायाफाइसिस पार्ट देखा है, सेंटर वाला जो लॉन्ग एक जिसे कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है। तो ये डायाफाइसिस जो है वो इसे कॉर्टिकल बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्टिकल बोन भी कहा जाता है, या कॉम्पैक्ट बोन भी जिसे हम कह रहे हैं, हार्ड बोन। ठीक है, cortical bone form almost 80% of the skeletal system and consist of a many small cylindrical known as osteon। कह रहा है कि जो स्केलेटल सिस्टम का 80% जो है वो ये कॉर्टिकल बोन ही स्ट्रक्चर बनाता है, फॉर्मेशन करता है। और इसके अंदर जो है वो जो कॉर्टिकल जो स्ट्रक्चर है, या सॉरी कॉर्टिकल बोन जो होती है ये बनी हुई होती है बहुत सारे स्मॉल सिलिंड्रिकल्स होते हैं जिन्हें हम ओस्टियोन कहते हैं। ठीक है, अब ओस्टियोन किसे कहते हैं या आपको समझाते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो हम चलते हैं एक स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर आके दोबारा से जो है वो रीडिंग करते हैं ताकि हमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुली आसानी हो। ठीक है, तो हम पहले उस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि भाई ओस्टियोन कहते हैं किसे है। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट स्ट्रक्चर पे। ये रहा हमारे पास, दिस वन इज कॉल्ड ओस्टियोन। ओस्टियोन ओ इसे जो है हम ओस्टियोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? ओस्टियोन कहते हैं, ओस्टियोन। ठीक है, इसे हम ओस्टियोन कहते हैं। अब ओस्टियन के अंदर क्या होता है, ओस्टियन किसका बना होता है? तो ओस्टियन जो होता है इसके सराउंड में जो है वो कंसंट्रिक लेयर्स मौजूद होती है, कंसंट्रिक लेयर मौजूद होती है जिसे हम लेमेला कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? लेमेला कहते हैं। ये एक बेसिकली हार्वेयन कैनाल है। ठीक है, और हार्वेयन कैनाल के अंदर जो है हमारे पास नर्व्स, ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हार्वेजन कैनाल जो है वो उसके सराउंडिंग जो है वो कंसंट्रेटिंग लेयर होती है जिन्हें हम लेमिला कहते हैं। और लेमिला जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ओस्टियन कर रही होती है, और ओस्टियन जो है वो मिलकर एक कॉर्टिकल बोन बना रही होती है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं वापस उसी रीडिंग पे। हम यहाँ पे रीड कर रहे थे कि दिस वन के ऑस्टियन आ गया हमारे पास। ऑस्टियन को आपने समझ लिया कि ऑस्टियन कहते हैं किसे हम बेसिकली? ऑस्टियन हम कहते थे कि ऑस्टियन के अंदर एक कंसंट्रेटिंग लेयर्स कंसंट्रेट लेयर होती है जिसे लेमेला कहा जाता है। और ये लेमेला के अंदर जो है वो अंदर जो एक स्ट्रक्चर था, और वो जो है हमें इसका जो फॉर्मेशन आपने समझ ली, सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर था। ठीक है, और सॉरी बेसिकली ये क्या है, छोटे छोटे सिलेंडर्स जो होते हैं जिन्हें हम ओस्टियन कहते हैं। ठीक है, तो ईच ओस्टियन इज मेड अप ऑफ मेनी लेमेला। यही बात आ गई कि अ, हर एक ओस्टियन, अभी आपको ओस्टियन दिखाया था, तो ईच ओस्टियन जो है वो लेमिला का बना हुआ है। ठीक है, और लेमिला वैसे है क्या? एक कंसंट्रिक लेयर है, लेयर का बना हुआ है। और कंसंट्रेनिक लेयर जो होती है मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक पार्ट कोलेजन एंड इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ हाइड्रोक्सीपेटाइड। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट हाइड्रोक्सीपेटाइड जिसके अंदर कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, या कैल्शियम कैल्शियम आ जाता है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक पार्ट और कोलेजन प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट, इनसे जो है वो ये जो लेयर है कंसंट्रेटेड बनी हुई होती है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सीपेटाइड के अंदर क्या आ जाता है? मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट भी आ जाता है। तो आगे देखते हैं, इन द सेंटर ऑफ एवरी ओस्टियन। अभी हमने हमने देखा था हर ओस्टियन के सेंटर में क्या होता है? हार्वेयन कैनाल होता है, हेवेरियन कैनाल होती है, which contain the blood supply innervation of the bone cell। तो जो ये हार्वेजन कैनाल होती है ये क्या कंटेन करती है? ये ब्लड को सप्लाई, इसके अंदर हार्वेजन कैनाल के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, और इनर्वेशन ऑफ बोन सेल्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, इन सेंटर ऑफ बोन इज द मेडुलरी कैनाल। और
बोन के सेंटर में क्या होता है, एक मेडुलरी कैनाल होता है, होलो स्पेस होता है, लिंक्ड बाय हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम स्पंजी और कैंसिलस बोन कहते हैं। ठीक है, अ, ठीक है। द मेडुलरी कैनाल कंटेन द बोन मेरो विच इज द साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो जो मेडुलरी कैनाल होती है सेंटर में बिल्कुल, तो वो जो है वो कंटेन करती है बोन मेरो, और जो है वो सेल प्रोडक्शन में काम आती है। ठीक है, ब्लड सेल प्रोडक्शन में जो है वो काम आता है बोन मेरो। ओके, अब हम देखते हैं आगे की रीडिंग को। स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। ओके, तो हम चलते हैं आगे। यहाँ पे बात की जा रही है द ओवरऑल आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। हमने समझ लिया था कि पेरियोस्टियम कहते हैं किसे हैं। तो पेरियोस्टियम एक आउटर कवरिंग है बोन की। ठीक है, एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोस्टियम। और हमने ये भी समझा था कि इनर लेयर जो है वो उसे एंडोस्टियम कहा जाता है। बोन का बोन की जो अंदरूनी लेयर होती है उसे एंडोस्टियम कहा जाता है। Periosteum allows for attachment of muscle connective tissue tendon to the bone and provide pathway for blood and lymphatic vessels। तो ये कह रहा है कि जो पेरियोस्टियम पार्ट होता है, ये पेरियोस्टियम हमने देखा था ऊपर वाली लाइनिंग जो होती है आउटर कवरिंग, तो ये अटैचमेंट टिश्यू अटैचमेंट के लिए होती है। यहाँ पे जो है वो मसल्स आकर मसल कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो टेंडन की मदद से जो है आके यहाँ पे अटैच होते हैं बोन के साथ। और यहाँ पे जो है वो ब्लड लिम्फेटिक वेसल का रास्ता भी बनता है, नर्व्स भी आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एंडोस्टियम इज अ सॉफ्ट थिन लेयर दैट लाइज द इनर कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन। तो एक लॉन्ग बोन की इनर कैविटी के अंदर सॉफ्ट थिन लेयर मौजूद होती है, जिसे हम एंडोस्टियम कहते हैं। इट हैज अ प्रोजिनेटर स्टेम सेल। अब प्रोजिनेटर स्टेम सेल क्या होते हैं? प्रोजिनेटर स्टेम सेल के बहुत सारे टाइप होते हैं, 2-3 टाइप्स होते हैं। तो तो असल बेसिकली काम क्या होता है स्टेम सेल्स का? स्टेम सेल का काम होता है ये जो है वो दूसरे सेल बनाते हैं। ठीक है, दीज ओस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल, ये भी स्टेम सेल ने बनाया है। ठीक है, तो ओस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल क्या होता है? ये डेवलप करता है ओस्टियोब्लास्ट, यानी ये मदद करता है ओस्टियोब्लास्ट बनाने में। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट सेल कैसे बनते हैं? ओस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल की मदद से ये बनाते हैं ओस्टियोब्लास्ट को, विच सीक्रेट द बोन मैट्रिक्स। और ओस्टियोब्लास्ट जो होता है वो बोन के जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स उसको जो है वो सीक्रेट करता है। कौन? ओस्टियोब्लास्ट। एंड कॉन्ड्रियोब्लास्ट विच सीक्रेट कार्टिलेज। और कॉन्ड्रियोब्लास्ट ये भी हमें स्टेम सेल से मिलता है, स्टेम सेल बनाता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, और कॉन्ड्रियोब्लास्ट का जो काम है वो सीक्रेट करता है कार्टिलेज को। ठीक है, इट प्लेज अ की रोल इन द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। तो ये कॉन्डियोब्लास्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रैक्चर के अंदर, बाय क्रिएटिंग न्यू सेल नेसेसरी फॉर द बोन टू फ्यूज। ठीक है, तो जब फ्रैक्चर आ जाती है बोन के अंदर, तो उसको उसके अंदर नए सेल बनाने में कॉन्डियोब्लास्ट जो है वो हेल्प करते हैं, और उसे उसे जो है फ्यूज कर देते हैं, जहाँ पे फ्रैक्चर आ जाता है उसे खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हेल्पफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जो है वो देखते हैं इसका लास्ट वन पार्ट, उसकी रीडिंग करते हैं। इस रीडिंग में हमारे पास है, कह रहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल। तो हमने पढ़ा था, वैसे ही बता दिया था मैंने आपको, 3 टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट इन अ बोन, नेमली ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट आर द प्रोजिनेटर एंड सीक्रेट मैट्रिक्स। इसका काम होता है मैट्रिक्स को सीक्रेट करना, हमने अभी अभी पीछे रीड करके आए। आगे कह रहे हैं अराउंड देमसेल्फ टू फॉर्म अ स्पंजी बोन। ठीक है, व्हिच लेटर बिकम अ कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये न्यूली फॉर्म्ड ये मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं और एक स्पंजी बोन बनाते हैं, और स्पंजी बोन के बाद जो है ये वो बाद में जो है वो कॉम्पैक्ट हार्ड बोन में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम व्हेन ओस्टियोब्लास्ट इज आइसोलेटेड बाय सराउंडेड मैट्रिक्स। वो अपने मैट्रिक्स के सराउंडेड जब जो है वो आइसोलेटेड हो जाता है, तो इन द स्पेस, उसके बीच में जो स्ट्रेप्स स्पेस होता है, जगह होती है खाली,
उसे हम लेक्यूनाई कहते हैं। ठीक है, दे बिकम ऑस्टियोसाइट, फिर वो ऑस्टियोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या कह रहा है, ये यहाँ से ये जो पैराग्राफ था ये आपको सब दोबारा से समझाते हैं, रिपीट अगेन करते हैं। ये पैराग्राफ जो है वो कह रहा है कि 3 टाइप के सेल मौजूद हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। तो बेसिकली जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं इनका काम होता है मैट्रिक्स मैट्रिक्स को सीक्रेट करना, स्पंजी बोन बनाते हैं ये, और बाद में जो है वो स्पंजी बोन कॉम्पैक्ट बोन के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली आइसोलेटेड जहाँ होता है, जहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट आइसोलेटेड होता है, उसके सराउंडेड जो मैट्रिक्स होता है या जो जगह होती है, स्पेस होती है, उसे हम लेक्यूनाई कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जब ये ऐसा होता है कि वो कॉम्पैक्ट बोन में कन्वर्ट हो जाती है, ओस्टियोब्लास्ट स्पंजी बोन सॉरी कन्वर्ट हो जाती है, बिकम लेटर कॉम्पैक्ट बोन, तो उसे हम कहते हैं, वहां पे जो सेल मौजूद होती हैं तो वो ये सेल जो है वो ओस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ओस्टियोसाइट में, ओस्टियोसाइट सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ओस्टियोसाइट आर द मेच्योर सेल, तो ओस्टियोसाइट जो है वो एक मेच्योर सेल है। ठीक है, टू फॉर्म अ बोन, बोन को बनाने के लिए एक मेच्योर सेल्स होते हैं। द ओस्टियोसाइट डायरेक्ट ओस्टियोब्लास्ट टू साइड ऑफ डैमेज आर हेस्टनिंग फास्ट हीलिंग। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ओस्टियोसाइट एक मैसेंजर का भी काम करता है, कि जब कहीं डैमेज हो जाती है, कहीं जगह कहीं साइट पे डैमेज आ जाती है, तो वो डायरेक्ट मैसेज देता है ओस्टियोब्लास्ट सेल को कि वो जाए और वहाँ पे जो है वो फास्ट हीलिंग करे, और उसे जो डैमेज डैमेज को जो है वो खत्म करे और जो है वो हीलिंग कर दे। ठीक है, तो बेसिकली इसी तरह ओस्टियोसाइट जो है वो फिर बाद में जो है वो ओस्टियोक्लास्ट के अंदर आ जाता है, और ओस्टियोक्लास्ट क्या कहते हैं, ओस्टियोक्लास्ट का सेल जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं उनका काम होता है, उनकी जो जॉब होती है वो होती है बोन बोन के मटेरियल को ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन द कंपोजिट मटेरियल इन बोन, जो भी मटेरियल जुड़ा हुआ है बोन में उसको ब्रेक डाउन करने का काम होता है ओस्टियोक्लास्ट का। ठीक है, तो ओस्टियोसाइट यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ओस्टियोसाइट्स आर आल्सो फेगोसाइट, तो यहाँ पे ये ओस्टियोसाइट नहीं होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ये ओस्टियोक्लास्ट का काम होता है, ये ओस्टियोसाइट नहीं आएगा, यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट आएगा। तो ओस्टियोक्लास्ट आल्सो फेगोसाइट्स, फेगोसाइट यानी किसी चीज को खा जाना। ठीक है, उसे के खत्म करना। ठीक है, तो ओस्टियोक्लास्ट ही जो है वो फेगोसाइटिस करता है द बोनी मैट्रिक्स को। वन द मैट्रिक्स इज रिमूव, जब एक मरतबा मैट्रिक्स खत्म हो जाता है तो ओस्टियोब्लास्ट दोबारा से रिफॉर्म करते हैं, न्यू बोन मटेरियल को बनाते हैं। इट हेल्प डीमिनरलाइजेशन एंड रिपेयर ऑफ बोन, तो ये जो ओस्टियोक्लास्ट हैं ये डीमिनरलाइजेशन भी करते हैं, डीमिनरलाइजेशन यानी जो मिनरल्स वगैरह हैं उन्हें भी खत्म कर देते हैं, बाद में दोबारा जो है वो ओस्टियोब्लास्ट जो है बोन को रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एंड लव यू ऑल, बाय।